नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मोदी जी इमोशनल हो गए। नागौर में, राजस्थान का जो नागौर ज़िला है, उसमें एक रैली थी। उसमें इतने इमोशनल हो गए और बोले कि कांग्रेस मुझे गाली दे रही है। इस सारे भाषण की परतें हम खोलेंगे दीपक शर्मा के साथ। आप देखिए दीपक भाई को, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नामी गिरामी। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे थैंक यू दीपक भाई, नमस्कार। दोस्तों, अगर मोदी जी चुनाव के दौरान किसी रैली में इमोशनल हो जाए, विक्टिम कार्ड खेलने लगे, वो ये कहने लगे कि विपक्ष उन्हें गाली दे रहा है, विपक्ष उनके कब्र खोदने की बात कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उस चुनाव में मोदी जी की स्थिति कमजोर है। मोदी जी के पांव से जमीन निकल रही है। मोदी जी कहीं ना कहीं कमजोर विकेट पर है। अब आज की बात देखिए, राजस्थान के शहर नागौर में एक चुनावी रैली में मोदी जी ने बड़ा इमोशनल होकर मंच से कहा कि कांग्रेस उन्हें गाली दे रही है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पिताजी को गाली दे रहे हैं। उनके पिताजी जिनका स्वर्गवास 40 साल पहले हो गया, उस पिता को कांग्रेस गाली दे रही है। ये मोदी जी इमोशनल होकर बार बार कहते हैं। और दिन रात हम मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी को भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास में 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? अब मोदी जी जब रैली में, भारी रैली में मंच से रुआंसे होकर कि बार बार कह रहे थे कि खड़गे साहब उनके पिताजी को गाली दे रहे हैं, खड़गे साहब मोदी जी के पिता को गाली दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि खड़गे जैसा एक सुलझा हुआ इंसान, एक बुजुर्ग, ये गलती कैसे कर सकता है? मोदी जी के पिताजी को नाम से गाली देना ये कैसे हो सकता है? तो मैंने भी दोस्तों उस वीडियो को देखा जिस वीडियो में ये इशारा किया था मोदी ने कि उनके पिताजी को गाली दी जा रही है। और ये वीडियो शायद तेलंगाना का है, जहाँ पर एक पब्लिक रैली में खड़गे साहब ने कहा, पहले आप खड़गे साहब को सुनिए, तस्वीर फिर और साफ होगी। मोदी ने कहा, क्या कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ, हर एक को 15-15 लाख दे दूं। दिया 15 लाख नहीं दिए, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? आप लोग लेके झूठ बोल रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन उन्होंने भी आज जो वायदे किए थे वो वायदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं। अब दोस्तों, आप खुद तय करिए कि क्या खड़गे साहब ने वाकई उनका इशारा दामोदर दास मोदी, जो मोदी जी के पिताजी हैं, उनकी तरफ था, या फिर एक मुहावरे के तौर पर ये वो इस जुमले का इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि खड़गे तेलंगाना में थे, तेलंगाना में केसीआर से उनकी फाइट है, बीजेपी से उनकी फाइट है। तो खड़गे ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी झूठे हैं, 15 लाख रुपए को लेकर उन्होंने झूठ बोला, और उससे बड़े झूठे जो है यहाँ केसीआर हैं। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि साहब केसीआर जो है वो झूठ में मोदी जी के भी बाप है, ये बोला। तो मोदी जी के बाप का मतलब मुहावरे को इस्तेमाल करना था। अब क्योंकि खड़गे साहब साउथ इंडिया से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट हिंदी नहीं, हिंदी पट्टी वाली, तो थोड़ी बहुत व्याकरण की गलती हो सकती है, लेकिन वो मोदी जी के पिताजी का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं, वो करता हूं। अब क्योंकि खड़गे साहब दक्षिण से, साउथ से आते हैं, हिंदी का व्याकरण उनका गलत था, लेकिन मंशा गलत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव के मौसम में, चुनावी रैली में जो
खड़गे ने कहा उसका दिल का दाढ़ कर दिया। और आप कह सकते हैं सिंपैथी लेनी चाहिए वोटर की। विक्टिम कार्ड खेला और बहुत बारीकी के साथ खेला। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी जी अगर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या वो इस तरह की बातें करके जनता की सिंपैथी, वोटर की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकालें, निष्कर्ष क्या निकालें? क्या मोदी जी के हाथ से ये 5 राज्यों के चुनाव, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या ये 5 राज्य जिसमें कम से कम 4 राज्य उनके हाथ से क्या निकल रहे हैं? क्या सेमीफाइनल का मुकाबला मोदी जी के हाथ से निकल रहा है? और नौबत ये आ गई कि मोदी जी को दिल का दाढ़ करके विक्टिम कार्ड खेलना पड़ा। वोट मिल जाए, कहीं से तो वोट मिले। आए तो हम स्कूटी में थे, लेकिन फीलिंग कहीं से तो वोट मिले। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में होने क्या जा रहा है? अगर मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मजबूर हैं तो क्या वाकई बीजेपी की हालत बदली है, दाल बदली है? अब अगर आप ओपिनियन पोल्स देखेंगे पिछले महीने या उससे पहले के, तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बीजेपी की स्थिति खराब है। ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स में जितने भी सर्वे आए उसमें बीजेपी पीछे। अब ये ओपिनियन पोल क्योंकि अभी वोटिंग होनी है, अभी राजस्थान में वोटिंग होनी है, उसके बाद तेलंगाना में वोटिंग होनी है। 30 नवंबर के बाद मैं ज़रूर आपके साथ एग्जिट पोल और सर्वे शेयर करूंगा। अभी नहीं करूंगा क्योंकि गाइडलाइन से चुनाव की, लेकिन मोटा मोटी जितने भी ओपिनियन सर्वे आए नोटिफिकेशन से पहले, वोटिंग से पहले, वो ये दिखाते हैं, जाहिर करते हैं कि बीजेपी की स्थिति तेलंगाना में बहुत खराब है, जहां कभी वो फाइट देने की स्थिति में थी 6 महीने पहले, साल भर पहले इस तरह के सपने देख रहे थे मोदी और अमित शाह हैदराबाद में, तेलंगाना में। आज कंटेस्ट से बाहर है। मिजोरम की हालत ये है कि मोदी जी मिजोरम जा नहीं पाए मणिपुर की हिंसा की वजह से। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, आप कह सकते हैं तीनों चुनाव बीजेपी की, अगर हम टर्म से देखें, बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें, तो तीनों चुनाव ही फंसा दिए मोदी और शाह ने। और अगर आप मुझे 2 सेकंड दें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैं आपको जिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जमीन पर क्या है आज वहां। अब दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ देखें तो 3 महीने पहले, बल्कि यूं कहूं 2 महीने पहले तक, भूपेश बघेल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर एक बहुत मजबूत पोजीशन में छत्तीसगढ़ में थे। लेकिन पिछले 2 महीनों से और खासकर 1.5 महीने से बाउंस बैक बीजेपी ने किया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में घेरने की कोशिश की है, छापे दर छापे, छापे दर छापे, मुकदमे दर मुकदमे, चाहे वो बघेल साहब हों, बघेल साहब का स्टाफ हो, बघेल साहब की टीम हो, कहीं ना कहीं बघेल साहब के, आप कह सकते हैं, एक शख्सियत पर एक हमला हुआ है। और यही नहीं, बीजेपी ने बहुत ताबड़तोड़ रैलियां भी की और बीजेपी ने फाइट बैक किया। लेकिन भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बावजूद, ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद, आज भी एज जो है वो कांग्रेस को है छत्तीसगढ़ में। आज भी बीजेपी वहां हार रही है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने गैप कम किया है। और अगर बीजेपी 3 या 4 साल से रमन सिंह को आगे रखती, जो वहां के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े फेस हैं, अगर मोदी जी ने दिल बड़ा किया होता, अमित शाह ने दिल बड़ा किया होता, गुजरात लॉबी ने, और रमन सिंह को आगे रखा होता और 3-4 साल से कंसिस्टेंट रहते छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत भी सकती थी। रमन सिंह को निपटाने के चक्कर में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी निपटा दी। अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो शिवराज सिंह चौहान, आप कह सकते हैं सेल्फ मेड नेता है। उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू स्टेट से बाहर निकालने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन वो लाए हैं, वो छोटी बात नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो बार बार जीतते रहे अपने दम पर, जिस तरह से उनका कद छांटा है मोदी जी ने, बार बार हमले दर हमले, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के पांव में बेड़ियां डाली और अमित शाह ने शिवराज से शासन का, गवर्नेंस का रिमोट छीन लिया, जिस तरह से ये सरकार रिमोट से चलाई गई मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह आधे से आधे होते चले गए। आज हालत यह है कि शिवराज सिंह की ये जो लाडली बहना योजना है, उसका असर है महिलाओं में, उसका असर है महिलाओं में, जो हर महीने 1250 रुपए वो दे रहे हैं गरीब महिलाओं को, उसका असर है।
लेकिन बीजेपी ने इतना खेल खराब कर दिया, अमित शाह और मोदी ने इतनी लॉबियां बना दी, बीजेपी में इतनी ज्यादा भीतर खाते कि मध्य प्रदेश में इट्स एडवांटेज कमलनाथ, एडवांटेज कांग्रेस। ये भी खेल आप कह सकते हैं गुजरात लॉबी ने ही खराब किया। और आज विलन किसको बनाया जा रहा है? दिल्ली की गोदी मीडिया विलन बना रही है इस आदमी को, मामा को। विलन कोई और है। अब दोस्तों अगर राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान में अगर आप मोड़ कर देखते हैं पिछले 5 साल, तो वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनके भीतर जो तलवारें खींची, जिस तरह से बार बार सचिन पायलट ने कोशिश करी कि सरकार ही गिरा दूं अशोक गहलोत की, अपनी सरकार बना लूं, कभी विधायक टूट रहे हैं, किसी होटल में रुक रहे हैं, इन सब के बीच में एक मौका था मोदी जी के पास कि कम से कम अगर वो तैयारी करते तो 3-4 साल से वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करके, और वहां बीजेपी के भीतर जो लड़ाई थी, गुटबाजी थी, लॉबीज थी, उनको अगर मोदी जी तोड़ते, वसुंधरा को आगे करते, वहां भी दिल बड़ा करते, तो आज राजस्थान आसानी से उनकी झोली में जा सकता था। लेकिन वसुंधरा राजे का कद छांटना था, मोदी जी की पुरानी अदावत थी, आज से नहीं 10 साल से, तो वसुंधरा राजे को छांटना था, अपने मोहरे को सेट करना चाहते थे मोदी जी। और इस कोशिश में आज राजस्थान में भी टफ फाइट है। बीजेपी को एज है जैसा कि सर्वेज बताते हैं, लेकिन गहलोत सरप्राइज दे सकते हैं, और इस स्थिति की जिम्मेदार यही लॉबी है, गुजरात लॉबी। अब दोस्तों मेरी किसी नेता से बात हो रही थी, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो थोड़ा मोदी जी से नाराज भी रहते हैं, और जो आदमी मोदी जी से नाराज रहता है वही थोड़ा बहुत हिम्मत करके सच में बोल सकता है। उनका ये कहना था कि अगर मोदी जी ने मेहनत करी होती, स्थिरता के साथ उन्होंने प्रयास किए होते छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और बीजेपी के जो स्टेट लीडर्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, उनको मोदी जी ने आगे बढ़ाया होता, शिवराज ने कम से कम उन्हें कॉन्फिडेंस दिया होता, उनमें विश्वास जताया होता, या फिर वसुंधरा राजे को पहले दिन से मोदी जी आगे रखते, वसुंधरा के हाथ में तलवार देते, तो स्थितियां बदल सकती थी। लेकिन मोदी जी ने इन पिछले 5 सालों में ये जो तीनों राज्य थे जहां पर वो 2018 में हारे थे, तीनों राज्यों में सबसे बड़े जो फेसेस थे बीजेपी के, जो वहां के छत्रप नेता थे बीजेपी के, सबका कद छांटने में, सबके पर कतरने में पूरी बीजेपी निपट गई। मोदी जी 5 साल में लगे रहे, और जब उन्होंने देखा कि मैदान हाथ से निकल रहा है, तो शायद आज उन्होंने ये विक्टिम कार्ड खेल दिया। अब वो वोटर्स की सहानुभूति चाह रहे हैं। अब दोस्तों क्या वाकई मोदी जी के हाथ से सेमीफाइनल निकल रहा है? और अगर सेमीफाइनल निकल रहा है तो फिर इसका असर फाइनल पर क्या होगा? क्या वाकई मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन पाएंगे? ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी पट्टी है, ये जो नॉर्थ इंडिया की पट्टी है, काउ बेल्ट भी जिसे कहते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं प्रोफेसर रविकांत, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उन्हीं के पास मैं चाहता हूँ जाऊँ आज और उनसे पूछूं ये बुनियादी सवाल कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन 2024 में, वाकई क्या होने वाला है और इस सेमीफाइनल का क्या इम्पैक्ट रहेगा। मुझे लगता है कि रविकांत वो शख्स हैं जो इस गुजरात लॉबी से दबते नहीं हैं, खुलकर कैमरे में बोलते हैं, और उनके विश्लेषण बड़े ही असरदार होते हैं। चलते हैं इस बेखौफ आदमी के पास। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि मोदी जी ने आज जिस तरह से आज वो रुआंसे हो गए, ऐसा लग रहा था कि बस आंसू अब छलक जाएंगे और पब्लिक इमोशनल हो जाएगी पूरी तरह से। और उन्होंने कहा कि भाई खड़गे साहब से उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पिताजी के बारे में, मोदी जी के बाप तक पहुंच गए, मेरे पिताजी के बारे में अब शब्द कहे जा रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग होना, राजनीति कहां पर आ गई? और ये कह के वो थोड़ा रुआंसे हुए, और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो गाली प्रकरण है, वाकई क्या खड़गे साहब ने दामोदर दास मोदी, यानी जो मोदी जी के पिताजी हैं, उनका कहीं नाम लिया या कुछ इस तरह की टिप्पणी कर दी? मैं जरा जानना चाह रहा था, क्योंकि आप तो हिंदी के भी साहित्यकार हैं, तो मैंने कहा जरा पूछूं आपसे। देखिए दीपक जी, मोदी जी जितने बड़े राजनेता हैं, उससे भी कहीं बड़े वो अभिनेता हैं, और बराबर वो
इमोशनल कार्ड खेलते रहे। वो पार्लियामेंट में पहली बार जाना या बीजेपी की बैठक में जहां उनको पीएम के रूप में घोषित किया जाना था, तो आडवाणी जी के लिए जो उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी माँ है वगैरह वगैरह, वो कई आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों मुझे लगता है इस तरह के वाक्य होंगे। लेकिन जिस पर्टिकुलर प्रसंग की आप चर्चा कर रहे हैं दीपक जी, मैंने दोनों देखे। खड़गे साहब मोदी जी ने ने बोला है, नागौर में मोदी जी ने जो बोला वो भी देखा है और खड़गे जी ने बोला वो भी देखा है। खड़गे जी कि आप ये कह सकते हैं कि भाषा हिंदी इतनी मधी हुई नहीं है, वो कन्नड़ इलाके से आते हैं, कर्नाटक के हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। उन्होंने केसीआर और नरेंद्र मोदी दोनों पर हमला बोला और ये कहा, लोगों से पूछा कि मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, आए क्या? और अगर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं या तो फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। दो में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। और फिर उन्होंने उसी में जोड़ा कि वही झूठ की भाषा केसीआर बोलते हैं और इसी में उन्होंने जोड़ दिया कि एक तो मोदी जी है और उनके बाप यहाँ बैठे। उनका बाप का मतलब जो है, हाँ, जो गाली नहीं दी, झूठ बोलने में मोदी जी माहिर है, उससे ज्यादा झूठ बोलने वाले केसीआर है। मुहावरे का इस्तेमाल किया। अच्छा, क्या भाषा की तो जान मुहावरे में होती है। जी जी जी, नहीं मैं समझ गया। मुहावरे का मतलब जैसे लोग कह देते हैं कि भाई ये तो इसका भी बाप निकला, वो अच्छे में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है। भाई विराट कोहली तो तेंदुलकर के भी बाप निकले। डेफिनेटली बढ़िया उदाहरण दिया आपने, है ना? तो वो झूठ का प्रसंग था कि मोदी जी जो झूठ बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं, उनसे भी ज्यादा झूठ बोलने वाले ये हैं, उसका मतलब ये था। तो ये मोदी जी के भी बाप निकले, ये उनका आशय था कहने का। लेकिन मोदी जी, मैंने कहा ना कि अच्छे अभिनेता हैं और उन्होंने वो कार्ड खेला। कार्ड खेलते हुए भी जितना सधे अंदाज में उन्होंने खड़गे जी के लिए कहा वो मुझे आश्चर्य में डालता है। जी, मोदी जी जिस पर प्रहार करते हैं फिर बिल्कुल बिलो द बेल्ट जाकर के प्रहार करते हैं, लेकिन वो इस बात को जान रहे हैं कि खड़गे जी के जो सोशल बैकग्राउंड है वो क्या है। वो इस देश के कम से कम 17.5% दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर उसमें आदिवासी और ये वंचित जोड़ दें तो बड़ा आतंक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई खड़गे साहब ने मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया था कि भाई फलाने का बाप है ये तो, और जिसको उन्होंने गाली मान लिया। चलिए मैं समझ गया, भाई एक मौका मिला और जैसे मत चूको चौहान, तो मोदी जी का तो वही स्टाइल है, मत चूको चौहान, कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, तो उन्होंने इसलिए उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, ये होता है, राजनीति में होता है। लेकिन मैं यहाँ दूसरी चीज पर आ रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि मोदी जी जब चुनाव की रैली में गिड़गिड़ाने लग जाए कि मुझे गाली दे रहा है, ये मुझे सता रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ये मोदी को जो है जीते जी नहीं दे सकते, मोदी पिछड़ी जाति का है इसलिए मुझे कर रहे हैं, मोदी चाय वाला है तो मुझे, जब इस तरह की भाषा बोलते हैं रैली में और थोड़ा थोड़ा रुआंसे हो जाते हैं और उनके होंठ कांपने लगते हैं, आंखों में जैसे अभी रो देंगे, जब इस मुद्रा में मोदी आते हैं, इसका मतलब क्या होता है चुनाव में? ये जो भाषा है मोदी जी की वो दरअसल पराजय बोध से उपजी हुई भाषा है। मैं थोड़ा कड़ी हिंदी बोलूं तो दोहरा देता हूं, ये पराजय बोध से उपजी हुई भाषा है। जहां मोदी जी फंस जाते हैं फिर वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, रोने लगते हैं, विक्टिम बन जाते हैं कि साहब देखिए हमको गालियां दे रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कर्नाटक में तोल रहे थे गालियां कि ये हमको किलो 2 किलो 5 किलो गालियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वो गिनती करने लगे कि दर्जनों गालियां, सैकड़ों गालियां, लेकिन कहीं भी वो कार्ड चला नहीं है। तो जब वो फंसते हैं तब इस तरह का वो अभिनय करते हैं, इस तरह की भाषा को फंसते हैं तब। चलिए खैर, ये तो अब 3 दिसंबर को पता लगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज, क्योंकि आप चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये इलाके आपके समझे हुए हैं और क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे लगा कि आपसे भी पूछना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अब लोग कह रहे हैं और खासकर जानकार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी ने मेहनत करी होती 2-3 साल तो इस भूपेश बघेल सरकार से भिड़ना
इसको हराना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बीजेपी बहुत देर में जाती छत्तीसगढ़। इसी तरह से जानकार कहते हैं कि साहब ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी अगर पूरा सपोर्ट दिया होता मामा को तो हो सकता है मामा इतना बुरा नहीं था। और कमलनाथ की जो उम्र है 75-76 साल, वो कोई जवान नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, लेकिन वहां भी वीक हो गई है बीजेपी। और राजस्थान अगर देखें तो वसुंधरा जो सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय भाजपा का चेहरा है, उसको किनारे कर दिया। महारानी जो है वो तलवार बेचारी हाथ में ली, दरवाजा ही बंद कर दिया अमित शाह ने उनका। आपको क्या लगता है कि ये जो आज बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और जिस तरह की रिपोर्ट्स और ओपिनियन पोल और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं कि भाजपा यहाँ भी पीछे, भाजपा वहां भी पीछे, अगर मैं पूछूं आपसे एक मैं पूछूं कि भाई आपकी असेसमेंट क्या कहता है, आपकी आकलन रिपोर्ट क्या कहती है जब आप इन तीनों राज्यों को देखते हैं, जो आपने समझे हुए राज्य हैं? दीपक जी, आपने तीनों का बड़ा बेहतरीन उदाहरण दिया और तीनों जगह ये कहा कि वहां बीजेपी निकाल सकती थी जी। तीनों अपने नाम भी गिनाए, इसमें दोष किसका है? मोदी जी ने रमन सिंह को किनारे किया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आउट कर दिया शिवराज सिंह चौहान को, और अब वसुंधरा राजे को उनके पैरों में जैसे बेड़ियां उन्होंने डाल दी। तो इसका दोषी कौन है? अगर छत्तीसगढ़ निकाल सकती थी बीजेपी, मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान का सिक्का चल सकता था, या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की लोकप्रियता का फायदा मिल सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी से पूछ रहा हूं, अपने कद के बराबर के नेताओं से कॉम्प्लेक्स है, और सीनियर तो बिल्कुल नहीं चल सकता। शिवराज सिंह चौहान तो अगर देखा जाए तो सत्ता के मामले में उनसे सीनियर है। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्र आप देख लीजिए, और 2-3 बार की मुख्यमंत्री है वो, 2 बार की। लेकिन समस्या ये है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की रीढ़ सीधी है और आंखों में आंखें डाल करके अगर वो बात करती है तो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। उनको कैचियों की तरह रेंगने वाले लोग चाहिए, और दूसरा उनके कद के बराबर का तो कोई नहीं चाहिए। उनके जैसे ओबीसी वाला मामला है तो शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए। ये दरअसल इस बात को दिखाता है कि मोदी जी ने अपने आप को की ब्रांड करने के लिए और बीजेपी में एकमात्र नेता बनाए रखने के लिए उन्होंने बीजेपी का बेड़ागर्क कर दिया, क्या बात है, संगठन एक तरह से ध्वस्त कर दिया। बीजेपी का जो सबसे बड़ा नुकसान किया मोदी जी ने, उसकी भरपाई इतनी आसानी संभव नहीं है दीपक। पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना, एक्सपीरियंस लोगों को खत्म कर देना, और वो छत्रपों को खत्म कर देना, ये किसी भी नेशनल पार्टी के लिए सबसे बड़ा डैमेज होता है, और वो मोदी जी ने कर दिया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर मैं एक सवाल जोड़ दूं, हल्का सा मैं डेविएट करूंगा, लेकिन सवाल तो बनता है यहाँ पर कि जो हाल वसुंधरा राजे का किया उन्होंने राजस्थान में, जिस तरह से उनको एक कमरे में बंद कर दिया, सीमित कर दिया, उनको निकलने नहीं दिया उनको, और मामा उनके तो पैरों में जैसे लगता है मुख्यमंत्री जरूर थे, बेड़ियां थी, और या मामा के हाथ का रिमोट छीन लिया उन्होंने। रिमोट अमित शाह ने ले लिया मध्य प्रदेश सरकार का। और ऐसा ही इन्होंने रमन सिंह के साथ किया। रमन सिंह भाई 3 बार के सफल मुख्यमंत्री बीजेपी के, और उनका बड़ा गत बनाई। क्या इसी तरह आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है क्या? उनकी भी कुर्सी के पाए में कहीं ना कहीं हथौड़ी चल रही है पीछे से, उनकी कुर्सी को भी कमजोर किया जा रहा है, कुर्सी की जो निवाड़ है उसको ढीला किया जा रहा है। ऐसा आपको लगता है ये गुजरात तो अभी उस कुर्सी के पीछे भी पड़ी है योगी जी के? पिछले 1 सप्ताह से तो लगातार इस पर चर्चा हो रही है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक केशव प्रसाद मौर्य की वो बनी हुई है भागदौड़ लगातार जारी है, और अमित शाह क्या कर रहे हैं, ओपी राजभर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो खेल किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो आगे बढ़ रहे हैं वो उत्तराधिकारी के रूप में आगे आ रहे हैं, नंबर 2 होने की जो उनकी उम्मीद दिखाई दे रही है वो उसको पहले ही आप उसको कमजोर कर दें। मैंने इसको मैं कहूँ एक और भाषा में, साहित्य की भाषा में, कि उस कली को फूल बनने के पहले ही आप मसल दे रहे ब्रेक कर दें।
मसल दे रहे हैं। ये कोशिश चल रही है योगी आदित्यनाथ के साथ, और ये बीजेपी को बड़ा डैमेज करेगा, बीजेपी को अंदर से कमजोर करेगा ये। लेकिन गुजराती लॉबी एक्चुअली, अब अमित शाह उत्तराधिकारी होंगे उनके अनुसार, और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ खतरा होंगे, तो कैसे बचेंगे? असली खेल तो, असली जो प्रतिद्वंदता है वो योगी और शाह के बीच। अक्सर एक चीज जो 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 एक पूरी मुझे एक जैसे एक थीम बनती हुई दिख रही है, मुझे जो एक चित्र दिख रहा है उभरता हुआ, वो ये दिख रहा है कि जो भी ढंग का नेता है, जो भी भाजपा में बड़ा नेता है, जो भी भाजपा में एक ऐसा नेता जो अपने पांव में खड़ा है, जो आप कह सकते हैं सेल्फ मेड नेता है, उन सबकी जड़ें हिला रहे हैं। अगर आप देखें येदियुरप्पा को कान पकड़ के जैसे दूध से मक्खी बाहर की जाती है, आपने कर्नाटक में येदियुरप्पा को बाहर कर दिया जब वो मुख्यमंत्री थे। आपने देवेंद्र फडणवीस को, हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे, मुख्यमंत्री को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आपने शिवराज के पांव में बेड़ी डाल दी। आपने जो है वसुंधरा राजे महारानी को रथ से उतार दिया। रमन सिंह को गोदाम में बंद कर दिया। आपने विजय रूपानी को रातों रात उसकी कैबिनेट समेत बेदखल कर दिया। आपने दो मुख्यमंत्री बदल दिए उत्तराखंड के। आपने गडकरी के पर कतर रखे। आपने राजनाथ के हाथ से लगाम छीन रखी है। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा चरित्र है राजनीति का? ये वही राजनीति है कि जिसमें केवल गुजराती जो लॉबी है वही रहेगी। बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी, इसके अलावा कोई नंबर 2 नहीं हो सकता। नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक सिर्फ और नरेंद्र मोदी होंगे। इसीलिए नितिन गडकरी, नंबर 11 कौन है? नंबर 11 पे आप कह सकते हैं कि अमित शाह होंगे। अच्छा, वहां योगी जी जो इधर थोड़ा सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो उनका कद बढ़ रहा था, हिंदुत्व का चेहरा तो है, भगवाधारी है, और जिस तरह से उनको ये माना जा रहा है कि वो फायर ब्रांड है, वो बुलडोजर बाबा के रूप में फेमस हो गए, वो उनके लिए खतरा बन रहे थे। इसलिए अमित शाह उनको पहले ही, और मोदी जी क्या करेंगे, तो मोदी जी के यहाँ कोई स्पेस नहीं हो। वन मैन शो है भारतीय जनता पार्टी, उनके बाद लंबे दूर तक कोई नहीं हो सकता। उसके बाद ही बस उनकी स्तुति जेपी नड्डा अगवानी करते साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। ये क्या चल रहा है? किसी पार्टी चल रही है कि पूरा मोदी जी का महिमा मंडन हो रहा है वहां पे? इसके अलावा कोई लीडर नहीं होता है, कोई नेता नहीं हो, इर्द गिर्द उनके फोटो फ्रेम में नहीं आ सकता साहब, कैमरे के सामने कोई नहीं आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, अमित शाह की नहीं है। ये मोदी जी, वही मैं कह रहा हूं, मोदी जी इस समय बोझ बनते जा रहे हैं बीजेपी पर, और आरएसएस क्या उस पर विचार कर रही होगी। ये तो नागपुर जाने और चलते एक सवाल है, हालांकि प्रेडिक्शंस हम लोग करते नहीं हैं, और ज्योतिष को मैं कम से कम खबरों के बीच में नहीं लाता हूं, लेकिन फिर भी अगर 3 दिसंबर को मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं 5 राज्यों के, जहां तेलंगाना में तो कोई सवाल नहीं है बीजेपी का, बीजेपी तेलंगाना खो चुकी है, मिजोरम में तो हिम्मत नहीं हुई मोदी जी की जाने की, अगर ये स्कोर 5-0 हो गया, 5 राज्य कहीं मोदी हार गए, या 5 में से 4 राज्य हार गए, चलिए राजस्थान में उनको दे देते हैं मोदी जी, अगर 4 राज्य भी हारे, सुपड़ा अगर साफ होता है, तो ये क्या मैसेज है 2024 के फाइनल के लिए? आपको क्या लगता है कि फिर दिसंबर के बाद ये जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, या फिर मार्च का महीना, और फिर चुनाव लोकसभा के 2024 के, आपको क्या लगता है 3 दिसंबर के बाद फिर क्या होगा? एक तो अभी आपको ही दिख रहा होगा कि जेपी नड्डा साहब की फोटो बहुत दिखने लगी आजकल, सूट वूट पहने हुए, तो 3 तारीख को उनको ही अवतार ले रहे हैं टेलीविजन पर, और 3 तारीख को मोदी की जगह जेपी नड्डा की फोटो आएगी, ठीक है? यस, तो असफलता का ठीकरा आप ये कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को अगर बीजेपी हारती है, 5 में से 4 राज्य हार जाती मान लीजिए, तो कहेंगे कि ये जेपी नड्डा की हार है, जेपी नड्डा की फोटो मोदी मीडिया चलाएगी, अब ये कहना चाह रहे हैं? मोदी जी नहीं चलेंगे। और अगर बाई चांस 3 राज्य जीत जाती है, मध्य प्रदेश भी जीत गया, राजस्थान भी जीत गया, कहीं एक ऐसा मतलब है, तो फिर वो मोदी जी जीता है, तब मोदी जी की फोटो चलेगी। तो वो 5 सितारा जो बना हुआ है ना बीजेपी का कार्यालय, उसमें गुलाबों की गंध होगी, सुगंध, और कैमरे दर कैमरे आप देखेंगे वहां से, वो कम से कम 4 घंटे का शो होगा। मोदी जी के एक
पैरों की ध्वनि, उनके स्टाइल, ये सब लाइव चलेगा। लेकिन तो आपको फिर केवल मोदी मय होगा। आपको डॉक्टर साहब लगता है, चलते चलते सवाल, कि अगर ये 3 राज्यों में बुरी गत बीजेपी की होती है, हालत खराब होती है, तो फाइनल बहुत मुश्किल हो जाएगा? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और अगर मैं ये कहूं कि लगभग नामुमकिन, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप तो लगातार विश्लेषण करते रहे हैं। कौन सा राज्य होगा जो उनको बचाएगा? गुजरात को छोड़ दें हम लोग, थोड़ा उत्तर प्रदेश को ले लें, इसके अलावा कौन बचाएगा उनको? आरएसएस क्या उसी तरह से लगा रहेगा? आरएसएस भी जब देखेगा कि यहाँ तो चीजें दरक नहीं है, तो वो भी पैर अपने पीछे खींचेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचेगा ऐसा, गुंजाइश रहेगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक बात बहुत अच्छी आज कही कि जिस वक्त मोदी जी रोने लग जाएं या ऐसा लगने लगे कि आंसू उनकी आंख से छलकने वाले हैं और वो कोई विक्टिम कार्ड खेले रैली में, तो समझ लीजिए कि पांव के नीचे से दरी तो कम से कम खिसक रही है, जमीन भले ही ना खिसके लेकिन दरी खिसक रही है। और दूसरी चीज आपने कही कि अगर ये 3 राज्यों में स्थिति खराब, 5 राज्यों में स्थिति खराब होती 3 दिसंबर को, तो नड्डा जी को आगे कर दिया जाएगा, ही इज द मैन रिस्पॉन्सिबल, बीजेपी के चीफ, नॉट मोदी जी। लेकिन एक चीज आपने और कही कि बहुत डिफिकल्ट होगा 5 राज्यों के चुनाव में सेमीफाइनल को हारने के बाद फाइनल के कप को जीतना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल, आपने कहा ऑलमोस्ट नामुमकिन, आपने कहा, ये आपने शायद कहा। बड़ी बात आपने की। चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब कि 3 दिसंबर को क्या होता है। और आप आए और थैंक यू दीपक भाई और डॉक्टर साहब आपका।